गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग अब चर्चा करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो बच्चों, ये चैप्टर में जो चीज़ हम लोग को पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, तो वो हमारे चारों ओर हर समय घटित हो रहा है। प्रतिपल क्षण क्षण वह घटित हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं और उन्हीं को हमको समझना है। जैसे दूध से दही जमना रासायनिक अभिक्रिया है, लोहा में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, लकड़ी का जल करके कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति करना रासायनिक अभिक्रिया है, सरफ को पानी में आप घोल देते हो तो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें, चूना को पानी में डाल देते हो रासायनिक अभिक्रिया होती है, मोमबत्ती को जला देते हो तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस तरह से हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? तो हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिल करके एक नए प्रकार के पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं, जो रूप और गुण में अपने पुराने जो पदार्थ होते हैं, कंपोजिशन के जो पदार्थ होते हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहा बहुत हार्ड मटेरियल है और ऑक्सीजन गैस है, तो लोहा में जब ऑक्सीजन की सहायता से रस्ट लगती है, जंग बनती है, उस जंग को हम लोग कहते हैं फेरस ऑक्साइड। जंग जहां लगता है, छू करके देखिएगा, एक ग्रेइश रेड कलर का आपके हाथ में और छेप लग जाएगा, तो वह आयरन ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है। तो वह क्या फिर से लोहा बन जाएगा? नहीं। क्या लोहा के जैसा हार्डनेस है उसमें? नहीं। क्या वह ऑक्सीजन के जैसा गैस है? नहीं। इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने जो कॉम्बिनेंट पदार्थ थे, उनके रूप और गुण से एकदम भिन्न नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अब दूध से दही बन जाता है। दूध का स्वाद अलग है, दही का स्वाद अलग है, और ऐसा हो जाना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस तरह से दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और मिल करके एक नए पदार्थ के निर्माण करते हैं, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या है भाई? एक गैस है और यह जलता है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो एक गैस है, ये जलाता है, जलाने में सहायक है। हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो स्वयं जलता है, लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो जलाता है, किसी पदार्थ को जलने में सहायता प्रदान करता है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो एक ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो आग को बुझाता है। तो यह हो गया वाटर, है ना, और यह ऑक्सीजन है, और यह क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो ये था गैस, ये भी है गैस, और ये क्या बन गया? लिक्विड। तो गैस था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी गैस, लेकिन अभिक्रिया किया तो बन गया लिक्विड। यह जल रहा था, यह जला रहा था, दोनों मिल गया तो आग को बुझा रहा था। ऐसा नेचर बन गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसका नाम डायरेक्ट लिख दिए, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन का लिख दिया ऑक्सीजन और H2O को लिख दिया वाटर। तो यह नाम लिखे हैं शब्द में, वर्ड में, तो इसलिए इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। लेकिन इसी को सिंबल फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको कह दिया केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ये क्या है भाई? वर्ड इक्वेशन है ना, शब्द में लिखा हुआ समीकरण है। लेकिन यह क्या है? सिंबल में लिखा हुआ समीकरण है, इसलिए हम इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन में देखेंगे कि रिएक्शंस में भाग ले रहे हैं कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कह देंगे। और इसके बाद बन गया H2O, इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट कह देंगे। रिएक्शंस में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकर्मक, अभिकारक, और जो बन गया पदार्थ उसको उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को रिएक्टेंट और उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्शंस में भाग लेने वाले एलिमेंट और कंपाउंड को हम रिएक्टेंट कहते हैं, जबकि आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शंस के बाद उत्पन्न कंपाउंड को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस तरह से आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने देख लिया। अब प्रश्न उठता है कि जब रिएक्शंस होता है तो कुछ प्रमुख प्रकार की रिएक्शंस का हम एक सीरीज बनाते हैं कि उसमें मुख्यतः क्या क्या हो सकता है। जब रिएक्शंस होता है तो उत्पाद जो बनते हैं वह किस प्रकार के हो सकते हैं। तो हमने कहा कि रिएक्शन जब होता है तो कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें गैस का प्रोडक्शन होता है, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें गैस का प्रोडक्शन होता है। जैसे हम रिएक्शन उसको कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के चरित्र। तो कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस की प्रोडक्शन। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें गैस का प्रोडक्शन होता है। चलिए, हमने देखा अभी कि गैस गैस मिल करके लिक्विड बना दिया। अब हमको देखना है कि गैस कैसे बनता है। तो Zn को H2SO4 से अभिक्रिया करा, मैं सिंबॉलिक रिएक्शन लिख रहा हूं। Zn माने जिंक हो गया, जस्ता। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। दोनों को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो दोनों में रिएक्शंस होता है, तो बन जाता है ZnSO4 प्लस H2, बाहर हो जाता है। तो एक क्या हो गया? H2 गैस है, इवोल्यूशन हो गया। तीर के निशान ऊपर की ओर बना दिया मैं, इसका मतलब कि यह गैस है, गैस ऊपर की ओर निकल रहा है। यानी कि गैस वाला एक ऐसा रिएक्शन जिसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। और मैंने देखा कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला दिए तो क्या बन गया? CO2। ये क्या है? एहू गैस को उत्पत्ति कर रहा है। कहे कि मैग्नीशियम को अगर H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए, मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराइएगा तो क्या बन जाएगा? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस H2, गैस बाहर की ओर निकल जाएगा। गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। कहते हैं कि सोडियम को HCl से रिएक्शन करा दीजिएगा। सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शंस कर रहा है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद यह क्या फॉर्मेशन ले रहा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बन रहा है, प्लस क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड के पास के बाद H2 बनेगा। अब हमने देखा कि सोडियम को हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शंस कराते हैं तो बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक सोडियम क्लोराइड। नमक है,
और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जिस रिएक्शंस में हम देखते हैं कि जब दो पदार्थ, चाहे एलिमेंट या एलिमेंट हो, एलिमेंट कंपाउंड हो, कंपाउंड कंपाउंड हो, आपस में रिएक्शंस करते हैं तो नए प्रकार के पदार्थ की उत्पत्ति होती है, जिसमें गैस इवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे। यह गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको बता दें कि कुछ कहते हैं कि प्रेसिपिटेट का उत्पत्ति होता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें प्रेसिपिटेट की उत्पत्ति होती है। प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट मतलब गाद, अवक्षेप ना। तो इसमें हम देखते हैं कि गाद कैसे बनता है। तो बेरियम क्लोराइड को अगर H2SO4 से रिएक्शन कराइएगा तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट, और प्लस निकल जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा यह क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, यह प्रेसिपिटेट है। क्या है? प्रेसिपिटेट। और कैसा प्रेसिपिटेट है? व्हाइट है। एक अन्य उदाहरण हम आपको प्रेसिपिटेट के बता देते हैं कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो बन जाएगा इसमें लेड आयोडाइड बन जाएगा, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। और यहां क्या है? यह लेड आयोडाइड क्या है? लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेसिपिटेट गाद का निर्माण हो रहा है और अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। अब इसके साथ अब हम लोग को पढ़ना है कुछ ऐसे रिएक्शंस है जिसमें कलर परिवर्तन हो रहा है। तो इस कलर परिवर्तन, तो अब पढ़ रहे थे हम लोग चेंज इन कलर। चेंज इन कलर की बात हम पढ़ रहे थे। चेंज में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो कलर के लिए जिम्मेवार है। चलते हैं केमिकल रिएक्शंस का एक ऐसा रिएक्शन, इसमें भी आप देख सकते हैं कि देखिए यह जो येलो प्रेसिपिटेट बनाना है, पोटेशियम आयोडाइड व्हाइट होता है और लेड नाइट्रेट भी व्हाइट होता है, और यह बन गया येलो प्रेसिपिटेट। तो इसमें भी, इस अभिक्रिया से भी आप कह सकते हैं कि वह एक कलर चेंज वाला रिएक्शंस है। लेकिन हम एक और रिएक्शंस बताते हैं जिसमें कलर परिवर्तन होता है। तो वह कौन सा रिएक्शंस है? हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है। कैसा कलर इसका कलर होता है? पर्पल कलर का यह एक कंपाउंड है, और इसको हम साइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं। साइट्रिक एसिड मतलब नींबू का रस। कैसा? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H8O7, साइट्रिक एसिड हो गया, और इससे इसको रिएक्शन करा दिए। आपको याद करना पड़ेगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट को साइट्रिक एसिड से, साइट्रिक एसिड का रंग कैसा होता है? कलरलेस, और यह है पर्पल कलर। जब इसको हम रिएक्शंस कराते हैं तो भोजन बन क्या जाता है? इसमें परमैग्नेटिक एसिड बनता है। यह परमैग्नेटिक एसिड प्लस पोटेशियम आइसोसाइट्रेट बनता है। इसको हम लोग कहते हैं परमैग्नेटिक एसिड, और यह है पोटेशियम आइसोसाइट्रेट। ये बन जाएगा आपका कलरलेस, और ये हो जाएगा सिल्वर कलर का।
यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को साइट्रिक एसिड से रिएक्शंस कराइएगा तो आपका बन जाएगा परमैग्नेटिक एसिड प्लस पोटेशियम आइसोसाइट्रेट और इसका कलर सिल्वर। तो हम कहते हैं कि यह एक ऐसा रिएक्शंस है, एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कलर परिवर्तन हो रहा है, रंग परिवर्तन हो रहा है। तो चलते हैं एक और रिएक्शंस देखते हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं कि हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और यह गैस कलरलेस है, इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है? ये भी गैस है, सॉरी लिक्विड है, लेकिन यह कलरलेस है। H2SO4 क्या है? कलरलेस है। और इसमें एक चीज और मिलाते हैं हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस, सल्फ्यूरिक एसिड भी कलरलेस, और पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा है भाई? तो रेडिश कलर में होता है। ऐसे पूरा रेड तो नहीं होता, लेकिन रेडिश कलर आप कर दीजिए। रेडिश मतलब लाल रंग का कलर होता है। ऑरेंज भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऑरेंज कलर का होता है। जब इसको हम तीनों को, इसको सल्फर डाइऑक्साइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिएक्शन कराते हैं, तो इसके बाद हमारे पास क्या बन करके उत्पत्ति होता है? तो हमारे पास आ जाता है पोटेशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस H2O। तो इस तरह से हमारे पास पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और जल की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पोटेशियम सल्फेट में ये होगा, ये यहाँ पोटेशियम सल्फेट डायरेक्ट होगा और क्रोमियम सल्फेट का हो जाएगा। अब पोटेशियम सल्फेट को आपने देख लिया, क्रोमियम सल्फेट ग्रीन कलर में हो जाएगा। अब कैसा ग्रीन? पूरा डार्क ग्रीन में होगा, कलरलेस है। और पोटेशियम सल्फेट का जो रंग होगा वह व्हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पोटेशियम सल्फेट का रंग नहीं बदला, मैंने व्हाइट हो गया, और यह क्रोमियम सल्फेट क्या हो गया? ग्रीन कलर में हो गया आपका। अब हम लोग को चलना है कि कलर का तो हमने देख लिया। अब चेंज इन टेम्परेचर, कुछ ऐसा रिएक्शंस है जिसमें टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। कुछ ऐसा रिएक्शंस है जिसमें टेम्परेचर में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन होता है। तो वैसे रिएक्शंस को भी हम लोग देख लेंगे कि ऐसा कौन सा रिएक्शंस है जिसमें टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। ये भी हमारे आसपास घर में हो रहा है। क्या भाई? तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सबको जानता है। चूना, घर की पुताई करना रहता है तो चूना को पानी में डालते हैं घोल बनाने के लिए, और उसमें पानी में डालते हैं, यानी कि H2O में डालते हैं, पानी हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालिएगा, पानी में डाल दीजिएगा, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाएगा। और इसके साथ ही क्या निकलेगा? हीट, उष्मा निकल जाएगा। तो टेम्परेचर वाला में हम देखते हैं कि दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं।
कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। यानी कि अभिक्रिया के बाद कुछ को छूने पर हमको गर्म लगता है और कुछ ऐसे हैं जिनको छूने पर बहुत ही अतिशय ठंडा लगता है। तो जो गर्म लगता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। टेम्परेचर वाला में चलेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हीट की उत्पत्ति होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। Zn को H2SO4 से अगर रिएक्शंस करा दीजिएगा तो इसमें क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन इसमें भी आपको हीट की प्रोडक्शन होता है, हीट उत्पत्ति होती है। जिस अभिक्रिया वाला जगह रहता है उसमें हीट की उत्पत्ति होती है। और सामान्यतः एसिड और बेस दोनों को अगर आपस में मिला देते हैं तो भी हीट की उत्पत्ति होती है। तो एसिड एक तो हम लोग बेस लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl हम ले लेते हैं, यह क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है और यह एसिड है। ये दोनों को मिला दीजिएगा, अभिक्रिया कराइएगा तो NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। अब इसमें हीट निकलता है, हीट का प्रोडक्शन होता है ना। एसिड और बेस को आपस में मिलाइएगा तो हीट की प्रोडक्शन हो जाती है, या सोडियम साल्ट हो गया और जल का निर्माण होता है। तो इस तरह से यह तीनों प्रकार के रिएक्शंस जो हमने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें हीट निकल रहा है, और हीट निकलने वाला को, हीट को हम लोग त्रिभुज ऐसे निशान से हम दिखा सकते हैं ना, प्लस त्रिभुज का निशान निकाल दीजिए कि हीट निकल रहा है। तो हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। ये तीन गो ऐसा रिएक्शंस में बताया जिसमें हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसा रिएक्शंस है जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, हीट का अवशोषण होता है, और हीट का जब अवशोषण होगा तो आप जब उसको टच कीजिएगा, छुइएगा, तो आपको बहुत ठंडा लगेगा, है ना। आप उसको टच कीजिएगा तो बहुत ठंडा लगेगा। वो कौन सा इक्वेशन है जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है? तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। चलिए उस रिएक्शंस के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए देखा, बता रहे थे आपको इसमें कि इंडोथर्मिक रिएक्शंस की कौन सी इक्वेशंस लिखेंगे। तो इसको हम देखते हैं, एक ऐसा रिएक्शंस हम देखते हैं। इस रिएक्शंस में हम देखते हैं कि कैसे हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे हम कहते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम इसमें मिला देते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड में हम मिला देते हैं अमोनियम क्लोराइड ना, और देखते हैं कि अब क्या फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड बनता है, प्लस अमोनिया बनता है, और प्लस वाटर बनता है, जल का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शंस कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड अमोनिया और अमोनिया और H2O यानी कि जल बनता है। तो इस दौरान
हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। हीट का, यह अमोनिया क्या है? अमोनिया एक वोलेटाइल लिक्विड्स है जो अमूमन ठंडा रहता है, यानी कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे रहता है। 20 डिग्री पहुंचते पहुंचते यह बॉयल करने लगता है, वेपर बन जाता है। तो हम लोग तो सामान्यतः समझते हैं कि 20 डिग्री हम लोग के लिए ठंडा है। तो 20 डिग्री पर, जब 20 डिग्री पर आ जाएगा अमोनिया या 20 डिग्री से नीचे आ जाएगा तो हमको ठंडा महसूस होने लगा। इसका मतलब कि इस रिएक्शंस के दौरान हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ, और हीट के एब्जॉर्प्शन के साथ ही हमने देखा कि यह इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक और रिएक्शन बताते हैं, फोटोसिंथेसिस, आप जानते होंगे। CO2 प्लस H2O, तो क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। यह कौन सी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस का। पौधों में, पेड़ों की छांव में आप जाते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहां इंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं, इसलिए पेड़ों की छांव में आपको बहुत ही ठंडा लगता है। समझे? तो इस तरह से हमने देखा कि यह दोनों प्रकार की जो रिएक्शंस है टेम्परेचर, चेंजिंग टेम्परेचर में ही है। इसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन ना। उष्मा अवशोषी अभिक्रिया, उष्मा को अवशोषण कर लिया। अब इसके बाद हम लोग को बताना है कि स्टेट में परिवर्तन। ये तो हम थोड़ा पहले भी बताए हैं और आप जान भी रहे हैं कि जब रिएक्शंस होता है तो स्टेट में परिवर्तन, नेचर में परिवर्तन, कलर में परिवर्तन होता ही है। जैसे मैंने कहा था कि ऑक्सीजन क्या है भाई? तो गैस है। और हाइड्रोजन क्या है भाई? तो गैस है। और दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया? H2O। एक क्या बन गया भाई? लिक्विड बन गया, लिक्विड बन गया। तो स्टेट परिवर्तन हो गया। गैस है, ये भी गैस है, रिएक्शंस हो गया तो क्या बन गया? वाटर बन गया। तो यह क्या है? स्टेट परिवर्तन है। चलिए, कार्बन सॉलिड होता है और ऑक्सीजन गैस है, दोनों को जला दीजिए, साथ में ऑक्सीजन जलने में सहायक है, कार्बन जलेगा तो CO2 का निर्माण होगा। क्या बन गया? गैस बन गया। तो सॉलिड था जो गैस बन गया। तो इस तरह से हम कहते हैं यह भी रिएक्शंस क्या है? स्टेट परिवर्तन वाला रिएक्शंस है हम लोग का। अब स्टेट परिवर्तन का जो रिएक्शंस हमने बता दिया, अब इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे चीज आपने देखा कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें प्रेसिपिटेट का निर्माण हो रहा है, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें कलर चेंज कर जाता है, और कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें जिसमें तापमान या तो निकलते हैं या अवशोषित होते हैं, और कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें स्टेट परिवर्तन हो जाता है। अब हम आगे बात बताते हैं कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दीजिए, वह केमिकल इक्वेशन हो गया। तो केमिकल इक्वेशन जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो अगर दोनों का बनाइएगा, मिला दीजिएगा तो क्या बनता है? वाटर बन जाता है। यह हमने क्या लिख दिया? रासायनिक अभिक्रिया लिख दिया, लेकिन इसका फॉर्मूला कौन सा है? वर्ड फॉर्मूला है, वर्ड इक्वेशन है। तो इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन है O2 और यह H2O बन गया। तो यह क्या बन गया? केमिकल इक्वेशन बन गया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की प्रक्रिया को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
बैलेंस्ड क्या होता है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एटम का हरासमेंट नहीं होता, यानी कि रिएक्टेंट्स में जितना एटम भाग लेते हैं प्रोडक्ट में भी एटम उतना ही होते हैं। अब यहां देख लीजिए, 2 एटम हाइड्रोजन का है, 2 एटम ऑक्सीजन का है, लेकिन प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो 2 एटम है लेकिन ऑक्सीजन 1 एटम है। तो यह अनबैलेंस्ड है, दोनों तरफ बराबर एटम की संख्या नहीं है, 2 2 4 और इधर 3 है। तो एटम की संख्या बराबर अगर दोनों तरफ नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में एटम की संख्या बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बैलेंस्ड बनाने के लिए इसमें देखिए एटॉमिक नंबर है, इसको चेंज नहीं करना है। तो चेंज किसको करना है? मॉलिक्यूल्स की नंबर को। यह एक समूचे मॉलिक्यूल्स है, इसको घेर दो, एक मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स, यानी कि नीचे जो दिया हुआ है यह एटम बेस नंबर जो दिया हुआ है वह एटम की संख्या, उसको चेंज नहीं करना है। अब ऐसा क्या करना है जिससे यह बैलेंस हो जाए? तो आप यहां 2 लगा दीजिए, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, और यहां भी 2 लगा दीजिए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन 2 और यह 2 इससे गुना हो जाएगा 2, तो बैलेंस्ड हो गया। अब दोनों तरफ 4 और 2 6 इधर हो गया एटम, और 4 और 2 6 एटम उधर भी हो गया। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन बन गया वह बैलेंस्ड हो गया, दोनों तरफ एटम की संख्या बराबर हो गई। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे कीजिएगा? तो बैलेंस करने का तरीका तो यह हिट एंड ट्रायल मेथड से है, अपने हिसाब से सोच करके बनाना है। लेकिन अब हमको बैलेंस करना है तो एक नियम मैं बता दे रहा हूं, ऐसे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जटिल से जटिल भी इक्वेशन को आप चुटकी में बैलेंस कर दीजिएगा। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा सारा वीडियो आपको मिलते रहेगा, और आप उसको जैसे ही देखिएगा मुझे पूरा विश्वास है टफ से टफ केमिकल इक्वेशन को आप एकदम आसानी से बैलेंस्ड कर देंगे। हालांकि मैं मोटे तौर पर थोड़ा इसमें बता देता हूं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे। किसी भी केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले हमको मेटल को बैलेंस करना है। रिएक्टेंट्स में मेटल की संख्या देख लेंगे, मेटल के एटम की, और प्रोडक्ट में मेटल की संख्या, एटम की संख्या देख लेंगे, और दोनों को बैलेंस करने का हीट एंड ट्रायल मेथड से कर लेंगे। मेटल के बाद नॉन मेटल को आप बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगा तो फिर मेटल अनबैलेंस्ड हो जाएगा, तो फिर से मेटल को बैलेंस करेंगे और मेटल और नॉन मेटल दोनों को बैलेंस करेंगे। अब जब ये दोनों हो जाएगा इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो जाएगा तो फिर मेटल और नॉन मेटल अनबैलेंस्ड हो जाएगा, तो फिर से चेक करेंगे कि मेटल बराबर है कि नहीं, नॉन मेटल बराबर है कि नहीं, हाइड्रोजन बराबर कि नहीं। इसके सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करना है। अगर ये फॉर्मूला अपनाते हैं, ये तरीका अपनाते हैं, तो कोई भी आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। ऐसे मैं बैलेंस करके दिखलाऊंगा अगले वीडियो में। इसके बाद है टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। आप किसी भी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाइएगा? तो मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम डायरेक्ट कहते हैं क्या भाई, तो ये गैस है तो यहाँ जी लिख दो, ये क्या है गैस है तो यहाँ जी लिख दो, ये क्या है लिक्विड तो यहाँ एल लिख दो, काम हो गया। ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव। कहते हैं कि Zn प्लस H2SO4 को अगर करेंगे तो ZnSO4 प्लस H2 निकलता है। H2 क्या है? गैस। गैस के तीर के निशान से ऐसे दे दीजिएगा तो हम गैस समझ लेंगे। यह सॉलिड है तो बगल में S लिख दीजिए। यह लिक्विड है, कैसा लिक्विड है? एक्वा सॉल्यूशन है,
एक Q लिख दीजिए, और यह सॉलिड है तो S लिख दीजिए। तो इस तरह से अगर ऐसा हम किसी इक्वेशन में लिख देते हैं तो वह मोर इंफॉर्मेटिव, ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। अब इसके जस्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आप देखिएगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।